डेयरडेविल बॉर्न अगेन का एपिसोड 4 आ गया है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक कॉरोनर से, जो हेक्टर व्हाइट टाइगर की बॉडी के साथ उसके सारे बिलोंगिंग्स को असेंबल कर रहा होता है। उन चीजों में है उसका वॉलेट, फोन, नाइफ, कीज, वॉच, वेडिंग बैंड और सबसे इंपॉर्टेंट वो व्हाइट टाइगर एम्यूलेट। मुझे लग रहा था कि शूटर ने ये एम्यूलेट क्यों नहीं उठाया। जब मैट मर्डॉक कोर्ट में हेक्टर की लाइफ को एक्सपोज कर रहा था, तब स्पेसिफिकली बोला था कि ये एम्यूलेट ही हेक्टर को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी देता है। पर लगता है शूटर को वो मिस्टिकल चीजें समझ नहीं आई और शायद मार्वल ने ये डिसीजन इसलिए लिया ताकि एम्यूलेट इवेंचुअली हेक्टर की नीस एंजेला डेल टोरो तक पहुंच सके, जैसे कॉमिक्स में हुआ था। अब एंजेला की एंट्री होती है। वो अपने अंकल की बॉडी देखने के लिए कॉर्नर के ऑफिस जाती है और मैट उसे रोकने के लिए आता है। एंजेला बहुत गुस्से में है और वो करप्ट कॉप्स को ब्लेम करती है। ये गुस्सा शायद फ्यूचर में उसे व्हाइट टाइगर एम्यूलेट का यूज करके रिवेंज मिशन पर भेजे। हो सकता है वो व्हाइट टाइगर की पावर को यूज करे अपने अंकल के लिए बदला लेने के लिए। अगला सीन होता है एक म्यूरल का, जिसमें किंगपिन का डुअल नेचर दिखाया गया है। लेफ्ट साइड में उसका लाइट और एंजेलिक पर्सोना है जो वो पब्लिक के सामने दिखाता है, और राइट साइड में उसका डार्क और डेमोनिक साइड है जिसमें आग के शोले निकल रहे होते हैं। ये म्यूरल बनाया है एक आर्टिस्ट म्यूज ने, और म्यूज सोचो ऐसा आर्टिस्ट जो अपनी पेंटिंग्स को ह्यूमन ब्लड से बनाता है। समझो बॉब रॉस का डार्क वर्जन। म्यूज अपने अंडरग्राउंड सबवे लेयर में अपने विक्टिम्स को ले जाता है। वहाँ कुछ हॉरिफिक पेंटिंग्स हैं। एक में एक आदमी, लगता है किंगपिन है, का चेहरा दिख रहा है जो चीख रहा है। दूसरी पेंटिंग में वही आदमी अंधेरे में डूबता हुआ दिख रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है एक क्लब में, जहां डैनियल ब्लेक और बीबी यूरिक पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ डैनियल अपने इमोशंस को थोड़ा स्लिप कर देता है और बता देता है कि किंगपिन का प्लान है कुछ यूनियंस को तोड़ने का, ताकि वो अपनी रिसाइकलिंग इनिशिएटिव को पुश कर सके। ये बात बीबी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है और वो इस पर एक आर्टिकल लिखता है जिसका टाइटल होता है मेयर गार्बेज, अ यूनियन बस्टर। इस आर्टिकल का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है और किंगपिन के गूंस डैनियल और उसके स्टाफ पर हमला करते हैं। लेकिन जब बीबी और डैनियल क्लब से बाहर निकलते हैं तो म्यूज का एक म्यूरल दिखता है जिसमें व्हाइट टाइगर का चेहरा और उसके एंजल विंग्स बने होते हैं। डैनियल बीबी को अपनी ड्यूटीज के लिए जाने के लिए कहता है तो बीबी मस्ती करते हुए उसे कैप्टन प्लैनेट बुलाता है, एक पुराना एनिमेटेड सुपर हीरो शो जो 1990s में बहुत पॉपुलर था। अब एक और इंटेंस सीन आता है जहां थेरेपिस्ट हेदर वनेसा को अपने अफेयर के बारे में बात करने के लिए कहती है। वनेसा अपने अफेयर की डिटेल्स शेयर करती है। ये अफेयर था एक आदमी एडम के साथ। एडम एक क्रिएटिव इंसान था जिसके क्रिएटिव काम ने वनेसा को उसकी तरफ खींच लिया था। अब वनेसा अपनी पुरानी लाइफ के बारे में और गहराई से कुछ बातें बताती है। वो कहती है कि जब विल्सन ने उसे छोड़ा था तो उसे लगा जैसे उसने अपने आप का एक हिस्सा खो दिया, और इसी वजह से उसने एडम जैसे इंसान को अपनी जिंदगी में लाया जो उस कमी को पूरा कर सके। समझ में आता है क्योंकि एडम के हाथ क्रिएटिविटी से चीजें बनाते हैं जबकि फिस्क के हाथ सिर्फ डिस्ट्रक्शन करते हैं। वनेसा ये भी बताती है कि फिस्क उसे अपने पिता की याद दिलाता था, इसलिए उसने एडम जैसे किसी को चुना जो उन लोगों से अलग था जो उसे तकलीफा देते रहे। उसने कभी एडम से अपनी रिलेशनशिप प्रॉपरली खत्म करने का मौका नहीं पाया, और ये हिंट देती है कि शायद विल्सन ने एडम को कन्फ्रंट किया होगा, जो बाद में सच साबित होता है। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि विल्सन अपने सीक्रेट अंडरग्राउंड लेयर में जाता है जहां उसने एडम को बंदी बनाकर रखा है और उसके सामने अनहेल्थी डिनर एंजॉय कर रहा होता है। अगर फिस्क ने ये प्रॉमिस नहीं किया होता कि वो एडम को नहीं मारेगा तो शायद एडम की जान अब तक चली गई होती। इस अंडरग्राउंड लेयर में फिस्क अपनी डार्क डिजायर्स को चुपके से इंडल्ज करता है, और यहीं पर उसकी फेवरेट पेंटिंग अ रैबिट इन अ स्नोस्टॉर्म भी है। वही पेंटिंग जो डेयरडेविल के साथ सीजन 3 में फाइट के बाद खून से स्टेन हो गई थी। किंगपिन अपने एंजेलिक पर्सोना को हटाकर एक हेलिश डीमन बन जाता है, और दूसरी तरफ मैट मर्डॉक रूफटॉप्स पर राइज करता है अपने डेविल्स क्लोथिंग में, जैसे कोई एंजल फिर से जन्म ले रहा हो। ये एंडिंग एपिसोड 1 के एंडिंग से कॉन्ट्रास्ट करती है, जहां किंगपिन ने नए मेयर बनने के बाद रूफटॉप्स पर खड़े होकर अपनी डोमिनेंस दिखाई थी, जबकि मैट नीचे ग्राउंड पर खड़ा था। मैट जब अपने डेयरडेविल आर्मरी में जाता है तो वहां कई मास्क दिखते हैं। सबसे पहले एक ग्रे मास्क है जो डेयरडेविल नंबर 6 में डेयरडेविल के व्हाइट सूट का रेफरेंस लगता है। फिर एक आइकॉनिक रेड मास्क है जो डेयरडेविल का ट्रेडिशनल लुक है। उसके बाद एक गोल्डन रेड मास्क है जो शी हल्क सीरीज में लुक जैकब्सन ने डेयरडेविल के लिए बनाया था, और ये ओरिजिनल डिजाइन का नॉड है।
और फिर एक ब्लैक मरून मास्क है जो 2010 के शैडोलैंड स्टोरी आर्क में डेयरडेविल ने पहना था। ये सब मास्क फ्यूचर स्टोरी लाइन्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग हिंट्स छोड़ते हैं। मैट एक डिफेंस लॉयर के रूप में काम कर रहा होता है और उसका केस होता है लीरॉय ब्रैडफोर्ड का, जो लोकल बोडेगा से फूड चुरा के लाया था। अपने डिफेंस में लीरॉय ये भी हिंट करता है कि शायद कोई स्क्रोल था जो ये क्राइम कर रहा था। ये हिंट है सीक्रेट इन्वेजन के फॉलआउट का, जहां पूरी कंट्री स्क्रोल्स के अटैक्स के कारण हाई अलर्ट पर थी और न्यूक्लियर वॉर का थ्रेट था। मैट अपनी चार्म का यूज करके लीरॉय के जेल टाइम को सिर्फ 10 दिन तक लिमिट करवा लेता है। इसके बाद मैट ऑफिसर पावल से मिलता है जो कहता है कि उसे हेक्टर की किलिंग के बारे में कुछ नहीं पता। मैट फिर शूटिंग साइट पर जाता है जहां उसे एक बुलेट मिलती है जिस पर पनिशर का लोगो बना होता है। मैट तुरंत पनिशर को ढूंढने निकलता है और ये इंप्लाई करता है कि वो अपने पुराने दोस्त फ्रैंक कासल पर हमेशा नजर रखता रहा है। फ्रैंक के हाइडआउट में हमें एक डेस्क दिखता है जिसमें कई स्क्रीन्स और सर्किट बोर्ड्स होते हैं जो ये बताते हैं कि फ्रैंक अपने दोस्त डेविड लीबरमैन माइक्रो के साथ काम कर रहा है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि माइक्रो को अभी इबॉन मॉस बट्राश ने प्ले किया है जो फैंटास्टिक 4 मूवी में थिंग का रोल प्ले करेगा। फ्रैंक के हाइडआउट में एक वॉल भी दिखती है जिसमें उसके टारगेट्स के क्रॉस्ड आउट फेसेस हैं और ऊपर लिखा है फॉर द फॉलन मेनी योर सैक्रिफाइस बिकम्स आवर पर्पस। ये कोट उनके कॉन्वर्सेशन के लिए परफेक्ट है जहां फ्रैंक मैट को बताता है कि वो अपने गिल्ट को एक्सेप्ट कर रहा है और मैट को भी अपने गिल्ट से डील करना पड़ेगा। उनकी कॉन्वर्सेशन के बाद मैट डिसाइड करता है कि वो अपने गिल्ट को पीछे छोड़कर डेयरडेविल बनकर अपने काम को दोबारा शुरू करेगा। अब अगर बात करें फ्रैंक कासल की तो ये तो क्लियर है कि फ्रैंक बेसमेंट में बैठकर बोर नहीं होने वाला। अगर कॉप्स उसके स्कल सिंबल का मिसयूज कर रहे हैं और वेंजफुल मर्डर्स कर रहे हैं तो फ्रैंक डेफिनेटली एक्शन लेगा। 2018 के पनिशर नंबर 13 में जब फ्रैंक कासल अपने फैन बॉयज से कन्फ्रंट करता है, इस इशू में फ्रैंक एक हाइड्रा के मेंबर को मारने के बाद कुछ कॉप्स के सामने आता है। अब ये कॉप्स उसे अरेस्ट करने नहीं आते बल्कि कहते हैं ओह माय गॉड, तुम तो पनिशर हो, मैं और मेरा पार्टनर तुम्हारे बिगेस्ट फैन हैं। एक्चुअली पूरी फोर्स पे एक ग्रुप है जो तुम जैसे काम करते हैं, तुम हमारे लिए इंस्पिरेशन हो। लेकिन फ्रैंक को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो जवाब में कहता है मैं एक बार कह रहा हूँ, हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। तुमने ओथ लिया था लॉ को अपहोल्ड करने का, तुम लोग लोगों की मदद करते हो, मैं ये बहुत पहले छोड़ चुका हूँ। एक रोल मॉडल चाहिए, उसका नाम है कैप्टन अमेरिका और वो तुम्हें अपनी टीम में लेने के लिए तैयार हो जाएगा। ये कॉप्स थोड़े कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और फ्रैंक को हिपोक्रेट कहकर क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि वो अपनी रिवेंज ड्रिवन एग्जाम्पल को फॉलो करने से इनकार कर रहा है। लेकिन फ्रैंक प्रॉमिस करता है अगर तुमने मेरे नाम को बदनाम किया तो मैं तुम्हें जमीन के नीचे डाल दूंगा। ऑनेस्टली मुझे भी लगता है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन में हम देखेंगे कि फ्रैंक इन डर्टी कॉप्स को एक एक करके टारगेट करेगा, खास तौर पर उस सीन के बाद जब उसने मैट से कहा था कि उसके डेड फैमिली की आवाजें ही उसे हर दिन ये काम करने की ताकत देती हैं। फ्रैंक का मिशन उसके लिए काफी पर्सनल है। उसकी आंखों में वो सिर्फ एक मेंटली अनवेल एग्जीक्यूशनर नहीं है बल्कि वो उन सब लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है जिन्होंने अपनी लाइफ में सबसे बुरे लोगों के हाथों अपने लव्ड वंस को खो दिया। फ्रैंक का पर्पस अपने डेड फैमिली के लिए रिवेंज लेना है। उसकी फैमिली की मौत की आवाजें उसे फिजिकली और इमोशनली तौर पे जिंदा रखती हैं और उसके अंदर का किलिंग मशीन अनस्टॉपेबल हो जाता है। अगर ये आवाजें ना होती तो मुझे लगता है कि फ्रैंक कब का अपनी लाइफ खत्म कर चुका होता। फ्रैंक खुद भी एक टाइम पे मरीन था, लेकिन तुम उसे कभी ये नहीं देखोगे कि वो यूनिफॉर्म पहनने के बाद विजिलेंटी बन जाए। उसके लिए ये लाइन क्लियर है, वो एक फुल टाइम एवेंजर है जो अपनी पर्सनल लॉस से फ्यूल होकर एक्शन लेता है। जब ये कॉप्स पनिशर का सिंबल अपने लिए यूज करते हैं तो फ्रैंक को ये काफी डिसरिस्पेक्टफुल लगेगा क्योंकि उनका उसके डेड वाइफ और किड्स से कोई लेना देना नहीं है। तो ये था डेयरडेविल बॉर्न अगेन का ब्रेकडाउन। मुझे लगता है कि एपिसोड में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उनसे ये भी हिंट मिलता है कि फ्रैंक कासल का जर्नी बहुत पर्सनल और इंटेंस होने वाला है। अगर वो अपनी डेड फैमिली के नाम की इज्जत रखते हुए रिवेंज लेने के लिए जाता है तो वो एक एपिक राइड होगा। और ये थी हमारी स्टोरी के बारे में कुछ बातें। अगर आपको ये ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।